जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम देखने वाले हैं भारतीय भूगोल, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कृषि एवं पशुपालन। दोस्तों, ये बुक है दृष्टि आईएएस के द्वारा प्रोवाइड की गई प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज की 6 पुस्तकों में से एक है। दोस्तों, हम हर प्रश्न के साथ उनकी व्याख्या को देखते हुए चलेंगे, जिससे अगर कोई प्रश्न हमारे समझ में नहीं आया था तो व्याख्या से हमें वो याद करने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप हर टॉपिक में एक छोटा सा शॉर्ट नोट बनाते हुए चलना, जिससे आपको रिवीजन में आसानी हो। दोस्तों, अगर क्लास आपको अच्छी लगे, प्रश्न आपको अच्छे लगे तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं चाय की कृषि के लिए अत्यावश्यक हैं। तो दोस्तों, इसमें हम हर फसल के लिए पशुपालन से हर तरह का प्रश्न देखते हुए चलेंगे, जिससे हमारा सब टॉपिक क्लियर हो जाए। दोस्तों, अगर आपको प्रश्न पसंद आए तो एक बार प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न हमारा चाय की कृषि के लिए है। देखते हैं, इसमें पूछा हुआ है, सही है। पहला है उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण जलवायु। तो दोस्तों, ये वाला एकदम राइट है। याद रखना, चाय की खेती के लिए उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण जलवायु ये सही प्रयोग करती हैं। अगला है 150 से 250 सेंटीमीटर परास वाली भारी वर्षा। ये भी कथन दोस्तों राइट है। अगला है मृदा में अच्छी मात्रा में चूना होना चाहिए। मृदा में अच्छी मात्रा में चूना होना चाहिए। तो दोस्तों, ये वाला कथन गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमस और लेटेराइट युक्त मिट्टी होनी चाहिए, ना कि चूना। 1 और 2 कथन सही हैं, तो आंसर क्या होगा? केवल 1 और 2 आंसर होगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, चाय के बारे में। चाय की कृषि के लिए आवश्यक दशाएं, आप हेडिंग डाल लीजिएगा, चाय की कृषि के लिए आवश्यक दशाएं, और उसके बारे में नोट कर लीजिएगा। चाय एक श्रम गहन बागानी फसल है। इसका उत्पादन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस युक्त लेटेराइट मिट्टी, सुगम जल निकासी व ढलवा क्षेत्र या पहाड़ों की ढालों पर किया जाता है। इसके लिए 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। याद रखना, जल निकास वाली ये क्या है? फसल है। अगला प्रश्न है, गन्ना भारत की मुख्य नकदी फसलों में से एक है। निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करने के लिए इसे उगाया जाता है। तो गन्ना से क्या प्राप्त होता है? तो हमें सुक्रोज प्राप्त होता है। सुक्रोज गन्ना से प्राप्त होता है। अब व्याख्या देखते हैं गन्ना के बारे में। गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय श्रम गहन नकदी फसल है। गन्ने की फसल से सुक्रोज प्राप्त किया जाता है। सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। सुक्रोज फ्रक्टोज एवं ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। सुक्रोज फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। सुक्रोज डाइसैकेराइड होता है। याद रखना, सुक्रोज कभी प्रश्न में पूछ लिया है कि निम्नलिखित में से डाइसैकेराइड कौन सा है, तो वो सुक्रोज है। इसका आणविक सूत्र क्या है? तो C12H22O11, C12H22O11 ये इसका सूत्र है। अगला प्रश्न है, भारत में कॉफी बागान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उष्ण और आर्द्र नम जलवायु आवश्यक होती है। किसके लिए? कॉफी के लिए, जहां पकवन अवधि काल के दौरान शुष्क मौसम का एक दौर हो। पकवन मतलब पकने के टाइम पर शुष्क मौसम का एक दौर हो। तो दोस्तों, एकदम कथन राइट है। जब कॉफी जब पकती है तो उसमें पकते टाइम शुष्क मौसम हो, ये कथन एकदम राइट है। अगला है, अच्छे जल निकास वाले लहरदार खेत हो, यानी कि जल की निकासी हो, एकदम राइट है। अगला है, पहाड़ी ढालों पर तेज धूप जहां तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। तो दोस्तों, आपको पता है इसके लिए उष्ण आर्द्र जलवायु चाहिए, ना कि तेज धूप चाहिए। तेज धूप इसको नहीं चाहिए। ढलान युक्त भूमि तो हो पर लेकिन तेज धूप नहीं चाहिए। तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। अगला है, दोमट मिट्टी व ढलान युक्त भूमि, ये भी कथन राइट है। 1, 2, 4 कथन हमारे राइट है। 1, 2, 4 कथन राइट है। तो आंसर क्या होगा? सही कथन आंसर पूछा हुआ है, सही कौन सा है? तो सही होगा ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। व्याख्या में दे रखा है, कहवा कॉफी की खेती के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु लगभग 1628 डिग्री सेल्सियस तापमान, उसमें दे रखा था कितना? 35 डिग्री सेल्सियस तापमान।
तो वो वाला कथन इसलिए गलत है। 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा दोमट मिट्टी व ढलान युक्त भूमि की आवश्यकता होती है। किसके लिए? कॉफी की खेती के लिए। भारत में कहवा की मुख्य 2 किस्में अरेबिका और रोबस्टा उगाई जाती हैं। अरेबिका व रोबस्टा उगाई जाती हैं भारत में कहवा की 2 मुख्य फसलें। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक स्पीशीज युग्म से उच्च गुणवत्ता वाली ऊन की थोड़ी मात्रा प्राप्त की जाती है? स्पीशीज युग्म से तो कौन सी की जाती है? वो की जाती है पश्मीना बकरियां और अंगोरा खरगोश। पश्मीना बकरियां और अंगोरा खरगोश से प्राप्त की जाती है। अब व्याख्या देखते हैं। पश्मीना बकरियां से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है जो कि विश्व की सबसे अच्छी ऊन मानी जाती है। पश्मीना बकरियां जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में पाई जाती हैं। अंगोरा खरगोश से अंगोरा ऊन का उत्पादन किया जाता है। अंगोरा की यह प्रजाति भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं अन्य पहाड़ी राज्यों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जीविका खेती का उदाहरण है? जीविका खेती का इनमें से उदाहरण पूछा हुआ है, तो वो है स्थानांतरित जुताई। स्थानांतरित जुताई ये जीविका खेती का उदाहरण है। अब व्याख्या देख लेते हैं। स्थानांतरित जुताई जीविका खेती का उदाहरण है। जीविका खेती जीवन निर्वाह कृषि, यानी कि जीविका खेती के लिए जीवन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। इसके अंतर्गत न्यूनतम भूमि से अधिकतम उपज ली जाती है और उपज का अधिकांश हिस्सा कृषक अपने परिवार के सदस्यों की उदर पूर्ति के लिए प्रयोग करता है। स्थानांतरित कृषि यह कृषि की सबसे प्राचीन विधि है। इसके अंतर्गत किसी विशेष स्थल की वनस्पति को काटकर तथा जलाकर साफ कर दिया जाता है और फिर उस स्थान पर कृषि की जाती है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों तथा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, झारखंड के कुछ क्षेत्रों में भी स्थानांतरित कृषि विधि का अपनाया जाता है। कुछ वर्षों बाद उस स्थान की मृदा की उर्वरता के समाप्त होने पर नए स्थान पर वनस्पतियां व वृक्षों की कटाई व दहन किया जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुल शस्य क्षेत्रफल से वास्तविक बुआई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जाता है? जो कुल शस्य क्षेत्रफल है और वास्तविक बुआई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं? याद रखना, शस्य सघनता कहलाता है। शस्य सघनता कहलाता है। बात कर लेते हैं इसकी व्याख्या में। किसी कृषि क्षेत्र में एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या उस भूमि या कृषि क्षेत्र की शस्य सहानता या कृषि गहनता कहलाती है। अगला पॉइंट है, शस्य गहनता का मान जितना अधिक होगा भूमि उपयोग की क्षमता भी उतनी अधिक होगी। याद रखना। अगला है, वर्तमान में भारतीय राज्यों में सर्वाधिक शस्य गहनता पंजाब की है। शस्य गहनता को निम्नलिखित सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। शस्य कृषि गहनता सकल बोया गया क्षेत्र और शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी कि गुणा 100 इससे निकलता है। इस तरह शस्य गहनता कुल शस्य क्षेत्रफल से वास्तविक शुद्ध बुआई क्षेत्र का अनुपात होती है। अगला प्रश्न है, करेवा जो बालू, मृत्तिका, दोमट, सिल्ट और गोलाश्म उपल का सरोवरी निक्षेप है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती नहीं की जा सकती? इसमें किस फसल की खेती नहीं की जाती? तो दोस्तों करेवा भूमि में केसर की खेती होती है। जम्मू कश्मीर में बादाम की जा सकती है, अखरोट की जा सकती है, लेकिन लिंग नट की नहीं की जा सकती। आंसर क्या होगा? लिंग नट हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। करेवा में लिंग नट की खेती नहीं की जा सकती। करेवा बालू, मृत्तिका, दोमट, सिल्ट एवं गोलाश्म का सरोवरी निक्षेप है। करेवा कश्मीरी हिमालय, मुख्यतः कश्मीर घाटी में झीलों व नदियों के हिमनदी निक्षेपों द्वारा निर्मित उच्छावच है। दूसरे शब्दों में करेवा हिमनदी चिकनी मिट्टी, किले व अन्य पदार्थों के हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। करेवा या बंडर बुदर में केसर, बादाम, अखरोट आदि की खेती की जाती है। करेवा भूमि की बात हो रही है। करेवा भूमि को बुदर कहते हैं जिसमें केसर, बादाम, अखरोट आदि की खेती की जाती है।
लिग्नट सिंघाड़ा की खेती प्रायः उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के क्षेत्रों में की जाती है, जिसमें वर्ष भर पानी की उपलब्धता आवश्यकता हो। वस्तुतः यह एक जलीय पौधा है। लिग्नट को याद रखना, यह सिंघाड़ा है, लिग्नट सिंघाड़ा है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का एक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसका उद्देश्य कौन सा नहीं है? पढ़ लेते हैं चारों कथनों को। क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण प्राप्त करना, यह इसका उद्देश्य है। सिंचाई के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना, यह भी इसका उद्देश्य है। जल का अपव्यय रोकने के लिए खेत स्तर पर ऑन फॉर्म जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना, ये भी इसका उद्देश्य है। लेकिन ऑप्शन डी जो है ये इसका उद्देश्य नहीं है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में PMKS के बारे में व्याख्या में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY वर्ष 2015-16 में शुरू हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई के निवेश में एक रूपता लाना, सिंचाई में निवेश का अभिसरण प्राप्त करना, सिंचित भूमि के अंतर्गत फसली कृषि क्षेत्र को बढ़ाना, पानी का प्रयोग अधिक दक्षता के साथ करना एवं पानी बचत को अधिकाधिक तकनीकों को अपनाना है। इस योजना का क्रियान्वयन जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर राज्य सहित सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है रेगड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो रेगड़ मृदा है, इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। रेगड़ को रेगुर मृदा भी कहते हैं। क्या? रेगुर या काली मृदा। रेगुर या काली मृदा कहते हैं, ये कपास के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है रेगुर काली मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। रेगुर मृदा का निर्माण दरारी उद्भेदन से निकले लावा पदार्थ बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से हुआ है। लोहा के टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण ही इस मृदा का रंग काला होता है। काली रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में हुआ है। यह मृदा कपास के अतिरिक्त गन्ना, प्याज, सोयाबीन की खेती के लिए अनुकूल है। अगला प्रश्न है भारत में श्वेत क्रांति का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक इनमें से किसे माना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। व्याख्या में देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का सार्थक करने हेतु 1917 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई। श्वेत क्रांति की सफलता में अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का महत्वपूर्ण योगदान है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रबी शीत मौसम की प्रमुख अनाज फसल है? तो वो कौन सी है? तो वो है गेहूं। आपको तो ये सबको पता होगा गेहूं। गेहूं भारत में रबी शीत मौसम की प्रमुख अनाज फसल है, जबकि धान, मक्का, मिलेट, ज्वार बाजरा आदि, मूंगफली, तंबाकू, सोयाबीन आदि खरीफ की फसलें हैं। किसकी? खरीफ की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल इसमें से नहीं है, तो हम पढ़ चुके हैं अभी हाल गेहूं, तो गेहूं ये रबी की फसल है। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। व्याख्या में दे रखा है उपयुक्त में से गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, वरन यह एक रबी की फसल है। गेहूं रबी की फसल है। खरीफ की फसल की बात करें, इन फसलों को जून जुलाई माह में बोया जाता है तथा सितंबर अक्टूबर माह में काटा जाता है। ये वर्षा काल की फसलें होती हैं। रबी फसल, इन फसलों को अक्टूबर नवंबर माह तक बोया जाता है तथा अप्रैल मई माह में काटा जाता है। ये शीतकाल की फसलें होती हैं। उदाहरण के लिए गेहूं, जौ, मटर, चना, मसूर, सरसों, अलसी, आलू आदि। जायद की फसल की बात करें, यह ग्रीष्म काल की फसलें होती हैं, जिन्हें
सामान्यतः रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाया जाता है, जैसे खीरा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी। अगला प्रश्न है, क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? इनमें से पूछा हुआ है कौन से युग्म सुमेलित हैं? कौन से युग्म सुमेलित हैं? किन्नौर, मेवात, कोरोमंडल। इनमें से ये किसी के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? ये दोनों आपस में कोई बात सुमेलित नहीं है, यानी कि किन्नौर सुपारी, मेवात आम, कोरोमंडल सोयानी, ये किसी भी तरीका से सुमेलित नहीं है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अब व्याख्या में देख लेते हैं इन तीनों के बारे में। देश की लगभग 40% सुपारी का उत्पादन कर्नाटक द्वारा किया जाता है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार करनाल और कुरुक्षेत्र की ही हरियाणा में आम की उपज वाले प्रमुख क्षेत्र अथवा मेवात क्षेत्र आम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नहीं है। कोरोमंडल सोयाबीन उत्पादन के लिए नहीं बल्कि फॉस्फेटिक उर्वरकों के अग्रणी विनिर्माता के रूप में प्रसिद्ध है। कौन? कोरोमंडल। प्रश्न नंबर अगला है, भारतीय कृषि में परिस्थिति के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? कौन कौन से आते हैं? तो वो आते हैं न्यूनतम जोत का अपनाना, मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अपशिष्ट का उपयोग करना, स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रम फसल आवर्तों को अपनाना। ये भी सही है, 2, 4, 5 सही है, तो आंसर क्या होगा? 2, 4, 5 ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। दोस्तों इसके बारे में व्याख्या में देख लेते हैं। आंसर में दे रखा है, संरक्षण कृषि में जमीन को या तो बिल्कुल भी नहीं जोता जाता, जुताई रहित कृषि, या फिर कम से कम जुताई होती है। संरक्षण कृषि की बात हो रही है इसमें, जिससे फसल अवशेष मृदा की सतह पर बने रहते हैं। इससे मृदा क्षरण बहुत कम होता है। सामान्यतः 30% तक फसल अवशेषों द्वारा मृदा को ढका रहना आवश्यक है। संरक्षण कृषि में फसल विविधीकरण एवं फसल चक्र क्रॉप रोटेशन अपनाना अति आवश्यक है। संरक्षण कृषि के सिद्धांतों को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए कई संसाधन संरक्षण तकनीकें अपनाई जाती हैं, जैसे लेजर लेवलर, रेज्ड बेड प्लांटर, हैप्पी सीडर, टर्बो सीडर से शून्य जुताई, बूंद बूंद सिंचाई आदि, जिससे फसल संसाधनों का प्रबंधन सुचारू रूप से किया जा सके। अगला प्रश्न है, भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहन कर रही है? तो क्यों प्रोत्साहन कर रही है? वो कर रही है, नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है, इसलिए ये क्या है, जो यूरिया ज़्यादा घुलता है वो मृदा में उसके घुलने की दर को कम कर देता है। इसलिए नीम नाइट्रेट निर्माण की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। नीम आलेपित यूरिया के प्रयोग करने के कारण है कि यह जल में जाकर शीघ्रता से नहीं घुलता और पौधे के लिए लंबे समय तक उपलब्ध रहकर उसकी वृद्धि में सहायक बन जाता है। नीम आलेपित यूरिया की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह पौधों की जड़ों में लंबे समय तक टिककर पौधों को पोषण व उच्च गुणवत्ता प्रदान करता है। अपेक्षानुसार नाइट्रोजन की अनुपलब्धता व निम्न जल स्तर में भी यह कारगर है। नीम प्राकृतिक तौर पर पौधों का प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कौन सी खरीफ की फसलें हैं? खरीफ की फसलें पूछी हुई हैं, कपास, मूंगफली, धान। कपास, मूंगफली, धान ये खरीफ की है, लेकिन गेहूं रबी की फसल है। किसकी है? रबी की। आंसर कौन सा होगा? 1, 2, 3। 1, 2, 3 ऑप्शन सी में दे रखा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बारे में व्याख्या में देख लेते हैं दोस्तों। ये फसलें दे रखी हैं, खरीफ, रबी, जायद, और इधर प्रमुख फसलें दे रखी हैं। तो खरीफ की फसल धान, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, तूर, अरहर को तूर कहते हैं, मूंगफली आदि। रबी की फसल गेहूं, चना, सरसों, जौ, अलसी। जायद की फसल वनस्पति, सब्जियां, फल, चारा फसलें आदि, ये क्या है, और ये तरबूज, खरबूज है, ककड़ी, खीरा, ये भी इसी में आते हैं जायद की फसलों में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की सी बकथॉर्न
की खेती को प्रोत्साहन कर रही है, इस पादप का क्या महत्व है? सी बकथॉर्न की खेती को प्रोत्साहन कर रही है, इस पादप का क्या महत्व है? तो चलिए देखते हैं क्या महत्व है। यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। जो सी बकथॉर्न है ये मरुस्थलीकरण को रोकता है, एकदम राइट है। अगला है, यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है। ये गलत है, बायोडीजल का कोई समृद्ध स्रोत नहीं है। इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। भली भांति अनुकूलित होता है, ये वाला सही है। इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्य मूल्य है, ये वाला गलत है। 1 और 3 सही है, तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। 1 और 3 सही है। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समुद्री बकथॉर्न एक पर्णपाती झाड़ीदार पौधा है। इसकी शाखाएं घनी, कठोर एवं कटीली होती हैं। इसकी जड़ें तीव्रता से एवं व्यापक सतह पर फैल जाती हैं। यह अपनी सघन जड़ों से मृदा क्षरण एवं मरुस्थलीकरण को रोकता है। सामान्यतः सी बकथॉर्न भारत के हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र एवं दक्षिण भारत की उच्च तुंगता वाली भूमि घाटियों में पाया जाता है। इसके पुष्पित होने के लिए हिमालय की शुष्क शीतोष्ण जलवायु दशाएं तथा शीत मरुस्थल की स्थिति आदर्श स्थान से ही बकथॉर्न भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। सी बकथॉर्न के फसल पोषणीय एक खाने योग्य होते हैं। फल पोषणीय एवं खाने योग्य होते हैं सी बकथॉर्न के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु की प्रमुख विशेषताएं? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता पूछी हुई है, कौन सी है? तो वो है पशुपालन और शस्य उत्पादन एक साथ करना। पशुपालन एवं कृषि एक साथ करना, ये क्या है? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। व्याख्या देख लेते हैं इसके बारे में। मिश्रित खेती के अंतर्गत शस्य उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। क्या किया जाता है? पशुपालन। यहाँ फसल उत्पादन के साथ साथ मुर्गी पालन, भेड़ पालन, दुग्ध उत्पादन, मधुमक्खी पालन इत्यादि आर्थिक संक्रियाओं का भी व्यापक महत्व होता है। उपयुक्त पशुपालन संबंधी गतिविधियां कृषकों के अतिरिक्त आय एवं कृषि विविधीकरण का अवसर प्रदान करती है, जो कृषकों के फसल उत्पादन पर निर्भरता में कमी लाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग होते हैं? तो लोबिया ये दलहन है और चारा के रूप में प्रयोग होता है। मूंग चारा के रूप में प्रयोग होता है और ये दाल है। और अरहर भी चारा के रूप में और ये दाल है। तो क्या होगा? तीनों जब दाल और चारा है तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। लोबिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण समुदाय की फसल है। यह अपनी जड़ों के माध्यम से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिरीकरण करती है। लोबिया की खेती परंपरागत फसलों के साथ साथ चारे के प्रयोग के लिए भी की जाती है। यह हरी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है। मूंग भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली दलहनी फसल प्रजाति है। यह फसल चारा तथा हरी खाद के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, जो मृदा में जीवों को विकास को उत्प्रेरित करती है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी में उपयुक्त प्रश्न का सही विकल्प ए माना गया है, यानी कि 1 और 2। जो दोस्तों लोक सेवा आयोग ने, यूपीएससी ने जो ये प्रश्न दिया था, तो उसमें ऑप्शन ए माना था, केवल 1 और 2। अरहर को चारा वाली फसल नहीं माना है। आप भी इसे देख लीजिएगा दोस्तों जो इसमें दे रखा है चारा वाली फसल, इसमें अरहर को नहीं माना है। अरहर एक दाल तो है, पर इसमें चारा वाली नहीं मान रहे। तो जो संघ लोक सेवा आयोग की उत्तर कुंजी है उसमें ऑप्शन ए दे रखा है आंसर, ये इसमें लिख दिया गया है, मेंशन कर दिया गया है। आप भी इसे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। मूंगफली, तिल, बाजरा उपयुक्त में से कौन सी प्रमुख खतिया वर्षा आधारित फसल है? प्रमुख खतिया वर्षा आधारित फसल है, तो वो कौन सी है? मूंगफली, तिल, बाजरा ये सब वर्षा आधारित फसल है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। वर्षा आधारित फसलें भारत में खरीफ फसल के रूप में जानी जाती हैं। ये फसलें जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर के अंत तक अक्टूबर में काटी जाती हैं। भारत की प्रमुख वर्षा आधारित फसलें निम्नवत हैं: धान अथवा चावल, ज्वार, रागी, मडुआ, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तिल, कपास, गन्ना, सोयाबीन। अगला प्रश्न है, गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है।
इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त युग्म पूछा हुआ है, तो वो कौन सा है? धान और जूट। धान और जूट सबसे उपयुक्त है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। गंगा के निचले मैदान के अंतर्गत पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी बिहार शामिल किए जाते हैं। यहाँ का एक उच्च ताप एवं आर्द्र जलवायु दशा धान एवं जूट के लिए आदर्श दशा है, जबकि गेहूं मौलिक रूप से मध्य अक्षांशीय घास भूमि की फसल है, जिसकी उपज हेतु ठंडी जलवायु व संतुलित वर्षा आवश्यक होती है। गेहूं की उपज के लिए गंगा ऊपरी तथा मध्य मैदान आदर्श दर्शाए हैं। कपास खरीफ की फसल है। यह उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु की फसल है। दोस्तों ये थे आज के हमारे 21 प्रश्न जो हमने देख लिए। अगली क्लास में हम 22वें नंबर प्रश्न से इस क्लास को जारी रखेंगे। दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और जय हिंद।